हेलो स्टूडेंट्स, तो देखो आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का एक और चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सॉल्यूशन। आई होप कि आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में 9th-10th में पढ़ाई होगा क्या होता है सॉल्यूशन। देखो सामने लिखा भी है, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट। जैसे आपके पास है सॉल्ट प्लस वाटर या शुगर प्लस वाटर, तो उसमें क्या होता है, एक सोल्यूट होता है और दूसरा कंपोनेंट क्या होता है, सॉल्वेंट। दोनों को मिला के क्या बनता है, सॉल्यूशन। अब इस पूरे चैप्टर में मैं a प्लस बी लिखूंगा, सॉल्यूशन को मैं रिप्रेजेंट करूंगा a प्लस बी मैं करूंगा, मतलब आप भी ऐसे ही करोगे, नोट्स आप मेरे अकॉर्डिंग बनाओगे ना, तो आप भी यही लिखोगे a प्लस बी का मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन। अब देखो सॉल्यूशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कंपोनेंट कितने हैं, 2 कंपोनेंट हैं कि उससे ज़्यादा है, ठीक, या फिर उसमें सोल्यूट का फिजिकल स्टेट क्या है, सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट क्या है, तो उसके बेसिस पे हम डिफरेंट टाइप के सोल्यूशन को क्लासीफाई करते हैं, स्टडी करते हैं। तो वो सब मैं आपसे डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ, वो सब आपको आता है, नहीं आता है तो आप NCERT देख लीजिएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। मैं तो डायरेक्ट जंप करने जा रहा हूँ, जो हमको पढ़ना है, जो हमको थ्रू आउट इस चैप्टर में यूज करना है, दैट इज कंसंट्रेशन, मेथड्स टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे कुछ शॉर्ट टर्म में यूज करूंगा, सिंबल यूज करूंगा। जैसे अगर मुझको लिखना होगा मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, तो मैं WA लिखूंगा। WB का मतलब क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, B मतलब सॉल्वेंट। MA क्या हुआ, दैट इज मोलर मास ऑफ सोल्यूट। MB क्या हुआ, दैट इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। NA बताओ, N तो जानते हो ना, स्मॉल n क्या होता है, मोल्स। NA, A का मतलब सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट। NB मतलब क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट, ये वाला फार्मूला हमें इस चैप्टर में कई बार यूज करना है। वैसे मोल्स क्या मैंने आपको सिखा दिया है, फार्मूले कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोल्स के कितने फार्मूले होते हैं, कैसे कैसे उनको अप्लाई किया जाता है। इस चैप्टर में मोल्स का ये वाला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मास गिवन अपॉन मोलर मास। मास को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस चैप्टर में जो यूज होगा मैं उसको बता रहा हूँ आपको। मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दो तो क्या आ जाएगा आपके पास, मास। चलो, तो अब कंसंट्रेशन टर्म को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर के बाद आने वाले अगले चैप्टर में, अगले कई सारे चैप्टर में, एक सेकेंड, अगले कई सारे चैप्टर में यूज होगा, वो मोलैरिटी ही है जो कई बार यूज होगा आने वाले चैप्टर्स में। मोलैरिटी क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम हमेशा हम सोल्यूशन का ही लेंगे। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, लेकिन इन जनरल हम लोग वॉल्यूम अगर लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, वो सोल्यूशन का वॉल्यूम हुआ। मोलैरिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय कैपिटल M। अब देखो WA अपॉन MA, मास अपॉन मोलर मास क्या हो जाएगा, मोल्स, तो मोल्स ऑफ A दैट इज सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। यूनिट देखो इसका क्या होगा, मोल्स लीटर, मोल्स पर लीटर। मोलैरिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, कैसे डिपेंड करेगा, बहुत ही आसान है। तो वॉल्यूम, क्या वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, हाँ करता है। अगर वॉल्यूम डिपेंड करेगा तो मोलैरिटी भी क्या होगी, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। सेकंड देखो, सेकंड है आपका मोलैलिटी। क्या है, मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पे देखो अगेन WA बाई A में क्या हो जाएगा, NA दैट इज मोल्स इंटू 1000 अपॉन मोलर मास, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अब देखो ये ग्राम में है, इसको हमने कन्वर्ट किया है किसमें, किलोग्राम में। 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा ना, तो यूनिट क्या हो जाएगी, देखो इसका तो मोल्स। WB बताओ, WB किसमें है, ग्राम में है, नहीं, उसको मैंने चेंज कर दिया है 1000 से डिवाइड करके, देखो 1000 ऊपर चला गया, तो मोल्स पर केजी हो जाएगा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल्स पर केजी। अब देखो क्या मास टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। तो यहाँ पे आपका मोलैलिटी स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, मोलैलिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। नेक्स्ट और बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है, क्वेश्चन अक्सर इसी से पूछे जाते हैं, मतलब ये कई सारे चैप्टर में यूज होता है। जब आप एसिड बेस्ड टाइट्रेशन करते हो तो वहाँ पे ज़्यादातर यही यूज होता है, मूल कॉन्सेप्ट में ये यूज होता है। इसके अलावा आपका चैप्टर है D ब्लॉक, वहाँ पर भी ये यूज होगा ही होगा।
मतलब इसी के रिलेटेड KMnO4 और K2Cr2O7 पढ़ोगे, वहां पे फिर से यूज होगा। तो देखो नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो अब इसको मैं आगे क्लासिफाई करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी यूनिट देख लो क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट, और वॉल्यूम लीटर है तो पर लीटर हो गया। यूनिट क्या हो जाएगा इसका, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। नेक्स्ट देखो फिर से वॉल्यूम आया, इसका मतलब नॉर्मेलिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। नॉर्मेलिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाई कैपिटल N। अब ये हमारे पास नया टर्म आया ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल मोल्स की तरह। मोल्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पे क्या करना है, मास अपॉन मोलर मास की जगह हम लोग रखेंगे इक्विवेलेंट मास। ये लो फिर से एक नया टर्म आ गया, इक्विवेलेंट मास क्या है सर, इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। क्या होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। फिर से वही राम कहानी, एन फैक्टर सर अब ये क्या है। तो ये देखो डिफरेंट स्पीसीज के लिए डिफरेंट टाइप से हम लोग एन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। जैसे अगर आपके पास एसिड है, क्या है, एसिड है, तो एसिड के लिए क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन। क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन। अगर बेस है तो टोटल नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस। अगर आपके पास सॉल्ट है तो टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज होगा। यहाँ पे आयंस नहीं होगा, चार्ज। उसके बाद फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट, ज्यादातर आपको यही मिलेगा क्वेश्चन में, फॉर अ स्पीसीज इन रिएक्शन। अब स्पीसीज कुछ भी हो सकता है, वो एटम हो सकता है, आयंस हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है। उसके लिए क्या होगा, अगर वो रिएक्शन में है तो टोटल नंबर ऑफ या टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे। क्या देखेंगे, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे। ध्यान रखना ऑक्सीडेशन स्टेट तो आप लोग निकालना जानते ही हो, नहीं निकालना जानते तो आप ये याद कर लो, F के ऊपर नेगेटिव। अगर वो कंपाउंड में है तब, अकेला रहेगा तो किसी भी कंपाउंड का या किसी भी स्पीसीज का अगर वो सिंगल टाइप ऑफ एटम उसमें है, भले ही कितने हो, चाहे एक हो लाइक सोडियम, चाहे 2 हो लाइक O2, चाहे 8 हो लाइक S8, चाहे 4 हो लाइक P4, अगर सिंगल टाइप ऑफ एटम है कंपाउंड में तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होगा। अगर ये कंपाउंड में है किसी और एटम के साथ तो फ्लोरीन का होगा -1, ऑक्सीजन का इन जनरल होता है -2, H का हाइड्रोजन का होता है +1। फर्स्ट ग्रुप हमेशा +1, सेकेंड ग्रुप हमेशा +2। हेलोजन्स जो होते हैं उनका इन जनरल -1 होता है, इन जनरल होता है। तो ये आप याद रखो। तो चलो वीडियो को पॉज करो और एक बार ये सारा कॉपी कर लो नोट्स में, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। हाँ भाई देखो इधर क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट एन फैक्टर इन H2SO4। H2SO4 अगर ऐसे इन जनरली आपको दे दिया गया विदाउट रिएक्शन तो उसका एन फैक्टर होगा 2। कितना होगा, यहीं पे लिख रहा हूं मैं 2। H3PO4 कितने हाइड्रोजन है, 3, तो इसका एन फैक्टर कितना होना चाहिए, 3। नहीं, गलत है, इसका एन फैक्टर 3 नहीं होगा, इसका एन फैक्टर होता है 2। मैंने बोला ना रिप्लेसेबल H प्लस आयन। क्या, रिप्लेसेबल H प्लस आयन। आप देख लो पीछे एसिड के लिए क्या करते हैं एन फैक्टर, रिप्लेसेबल H प्लस आयन। तो ये आपके ऑक्सो एसिड्स है। बहरहाल आपने ऑक्सो एसिड अभी पढ़ा नहीं है तो आपको उतना नॉलेज नहीं होगा, मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं। एक ऑक्सो एसिड में फर्स्ट ऑफ ऑल इतना पार्ट तो होना नेसेसरी है। फास्फोरस आपको पता है 3 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है या फिर 5 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। अब देखो यहाँ पे H 2 हो गए, O2 हो गया, यहाँ पे एक और H। देखो फास्फोरस का 5 बॉन्ड कंप्लीट हो गया। वही एसिड में, ऑक्सो एसिड में वही H प्लस या वही हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है जो डायरेक्टली ऑक्सीजन से बॉन्डेड हो। तो देखो ये हाइड्रोजन इससे बॉन्डेड है, ये भी H प्लस देगा, ये वाला भी रिप्लेस होगा। तो हमारे पास टोटल कितने H पॉजिटिव हो गए, 1 और ये 2। तो इसका 2 होता है, 3 नहीं होता है। ये वाला हाइड्रोजन आपका रिप्लेसेबल नहीं है, ध्यान रखना।
H3PO3 का कितना होता है, 2 होता है इनफैक्टर, ना कि 3। नंबर ऑफ हाइड्रोजन नहीं होता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन होता है। अगर हम H3PO4 की बनाए स्ट्रक्चर तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हैं जो रिप्लेस हो सकते हैं। 1 वही हाइड्रोजन होगा जो ऑक्सीजन से बॉन्डेड होगा, तो ये बॉन्डेड है, ये बॉन्डेड है, ये बॉन्डेड है, इसलिए H3PO4 का एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 3। फिर से आपको बताना है H2SO4 का एन फैक्टर कितना होगा, लेकिन यहां पर रिएक्शन दे दिया गया है। ध्यान रखना H2SO4 अगर इन जनरल दिया है तो उसका तो होता है 2, लेकिन देख लेना रिएक्शन में कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं। H2SO4 एक हाइड्रोजन भी रिप्लेस कर सकता है, 2 हाइड्रोजन भी रिप्लेस कर सकता है। जब वो एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा तो बनेगा बाइसल्फेट, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा तो बनेगा सल्फेट। देखो यहाँ पे H2SO4 NaOH क्या बना, NaHSO4। ये H कहाँ से आया, इस H2SO4 से आया। इसका मतलब H2SO4 ने कितना हाइड्रोजन रिप्लेस किया है, 1। इसलिए यहाँ पर इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वापस से आओ, NaOH तो आप लोग जानते हो ना, बेस होता है। NaOH कितने OH है इसमें, 2, इसलिए इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। CaOH सॉरी एक OH है यार, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1। CaOH का होल ट्वाइस कितने OH हैं, 2, एन फैक्टर कितना हो गया, 2। CaCl2 क्या ये बेस है, जी नहीं, ये सॉल्ट है। CaOH का होल ट्वाइस और HCl किसी भी उससे एसिड से बना जिसमें क्लोरीन रहते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका एन फैक्टर, देखो ये सॉल्ट है, यहाँ पर ये सॉल्ट है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, ये सॉल्ट है। यहाँ पे Ca के ऊपर कितना प्लस होगा, 2 प्लस होगा, और कितने क्लोराइड आयन है, 2 क्लोराइड आयन। तो एक क्लोराइड आयन पे 1 माइनस, 2 क्लोराइड आयन पे 2 माइनस, 2 प्लस या 2 माइनस कुछ भी आप ले लो, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं हम, कितना हो गया, 2 हो गया। NaCl, Na के ऊपर कितना चार्ज होता है, +1, एन फैक्टर 1 हो गया। Ca3PO4 का होल ट्वाइस, इसको नहीं पता कोई बात नहीं, कैल्शियम तो पता है ना, Ca के ऊपर कितना चार्ज होता है, +2, एक Ca पे +2, तो 3 पे कितना, ठीक 3 × 2 कितना हो गया, 6। कितना हो गया, 6 हो गया। कितना हो गया, 6। एन फैक्टर यहाँ पे कितना हो गया, 6। अब देखो हमें ये तो हमने सीख लिया, अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे मूव कर रहे हैं, जिसमें आपको रिएक्शन के थ्रू बताना पड़ेगा कि वहां पर कितना होगा एन फैक्टर। तो आप इसको फटाफट से कॉपी कर लो, आपको बताना है रिएक्शन में। फर्स्ट है आपका K2Cr2O सेजम, क्या है, K2Cr2O सेजम गिव्स Cr3+, कितना, Cr3+। ये किसमें है, न्यूट्रल मीडियम में। किसमें है ये, न्यूट्रल मीडियम में। एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में ये देगा Mn2 पॉजिटिव। क्या देगा ये, Mn2 पॉजिटिव। और बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में ये आपका देगा Mn+6, Mn+6। तो आपको इसमें बताना है, सामने खड़ा था यार, डिस्टर्ब कर दिया, 1 मिनट। सॉरी गाइस, थोड़ा सा भटक गया था। चलो रीजन क्या है हम उस पर बात नहीं करेंगे। ये रहा आपके सामने K2Cr2O7 गिव्स Cr3+, मेरी मिस्टेक थी वो। अब यहाँ पर देखो हमें निकालना है Cr के थ्रू, पोटेशियम पे 1+, तो इसका हो गया 2, 1 पोटेशियम पे 1, तो 2 पे कितना हो जाएगा, +2। 2 क्रोमियम हमको नहीं पता, तो 2x हो गया इसका। 1 क्रोमियम का निकालते हैं, तो इसका कितना क्रोमियम है यहाँ पे, 2, तो 2x हो गया।
एक ऑक्सीजन पे होता है -2, तो सेजम पे कितना हो जाएगा माइनस का 14। ओवरऑल चार्ज कितना है 0। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी +6, यानी कि क्रोमियम पे कितना है यहाँ पे +6। ध्यान दो, यहाँ पर जो हम वैल्यू निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की वो हमेशा एक एटम के निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कितने एटम है 2 एटम। जो हम टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे जो यहाँ पे लिखा था मैंने, वो जितने एटम इधर होंगे उतने एटम के लिए देखेंगे, जितने एटम इधर होंगे उतने एटम के लिए देखेंगे। तो इधर कितने हैं 2, तो हम इधर भी क्या कर देंगे 2 इंटू, और इधर भी क्या कर देंगे 2 इंटू +6। तो देखो 6 + 6 है यहाँ पे, 6 इंटू 2 कितना हो गया 12। इधर कितना है 3 इंटू 2 6, 12 से 6 गया, किससे 12 से 6 गया, कितने का चेंज आया 6 का चेंज आया। तो यहाँ पे वही इसका हो जाएगा n फैक्टर, कितना हो गया इसका 6, कितना हो गया इसका n फैक्टर 6। प्लस माइनस नहीं होता है जी, ध्यान रखना 6 होगा सिर्फ। नेक्स्ट है आपके पास KMnO4, KMnO4। अब ये है न्यूट्रल मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में ये देता है Mn4 पॉजिटिव, Mn4 पॉजिटिव। एसिडिक मीडियम में देता है ये Mn2 पॉजिटिव, और बेसिक मीडियम में देगा Mn6 पॉजिटिव। ये वैल्यू याद रख लेना, काम में बहुत आएगी आपके। चलो इधर देखो, अगेन आपको इस तरह से निकालना है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो पोटेशियम का तो पता है ना, ऑक्सीजन का भी पता है, मैग्नीज का निकालना है तो निकाल लो। एक पोटेशियम पे कितना +1, मैग्नीज का नहीं पता, x मान लिया हमने। एक ऑक्सीजन पे होता है -2, तो 4 पे कितना हो जाएगा -8। ओवरऑल चार्ज 0, x की वैल्यू से यहाँ पे सॉल्व करो कितना आ जाएगा प्लस सेजम। मेरा एक बहुत फेवरेट बेबी है, वो उसने मतलब 1 2 सुनाया था, जब 1 2 3 4 5 6 सेजम कर दिया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सेजम बोलना। तो गलती से नहीं बोलता हूँ, मुझे अच्छा लगता है सेजम बोलना। प्लस सेजम से किस में जा रहा है +4 में। अब देखो इधर भी एक आइटम है, इधर भी एक आइटम है, बैलेंस है, तो यहाँ पे n फैक्टर कितना हो जाएगा आपका, सेजम से 4 मतलब 3। यहाँ पे देखो सेजम से किस में जा रहा है +2 में जा रहा है, तो n फैक्टर कितना हो जाएगा इसका 5। यहाँ पे कितना हो जाएगा, सेजम से 6 गया, n फैक्टर कितना हो गया 1। आया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि आप इसको ट्राई करो, वीडियो को पॉज कर करके ट्राई किया करो भाई खुद से एक बार। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी पढ़ाई एकदम समझ लो परफेक्ट है, ऑनलाइन का पूरा फायदा आपको मिल रहा है। घर में बैठे हो। N2 बताना इसमें n फैक्टर कितना होगा। देखो बहुत ही आसान है, मैंने आपको बताया था ना, सिंगल टाइप ऑफ आइटम है कंपाउंड में, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ऑलवेज 0 होगा। क्या होगा, ऑलवेज 0। बताओ इधर कितने आइटम है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे आओ, चलो नाइट्रोजन का निकालो। यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना होता है +1, कितने हाइड्रोजन है 3, तो 3 इंटू +1 3 हो गया। इसका मानना आपने x + 3 = 0, तो x = क्या आ जाएगा -3, कितना जाएगा -3। अगेन यहाँ भी हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, 2 आइटम है ना, तो 2 0 = 0, 0 से किस में गया -6 में गया, किस में गया -6 में। घटे चाहे बढ़े फर्क नहीं पड़ रहा है, डिफरेंस उसमें कितने का आया, तो n फैक्टर क्या हो जाएगा इसका 6, कितना हो जाएगा 6। वहीं अगर हम बात करें NH3 से N2 का, तो यहां पे देखो आप लोग पहले बताओ, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, इसको बताओ कितना आएगा इसमें n फैक्टर से। मैं तो बता रहा हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार ट्राई कर लिया करो। हो गया ट्राई। अब देखो इधर सिंगल आइटम
अब यहाँ से इससे कोई मतलब ही नहीं कि इधर कितने एटम है, सिंगल है, यहाँ भी सिंगल के लिए निकलता है। तो -3 से किस में गया, 0 में गया। n फैक्टर क्या आएगा यहाँ पे, 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। सही है। चलो इसका बता दो, CH4 गिव्स CO2, CH4 से CO2 गया। वीडियो पॉज करो, बताओ कितना आएगा इसका। चलो कर लिया ट्राई। देखो इधर यहाँ पे हाइड्रोजन +4 उधर गया तो -4, ऑक्सीजन -4 उधर गया तो +4। बताओ शरद बाबू, -4 से +4 जा रहा है, डिफरेंस कितने का आया, 4। शाबाश। अब जौनपुर का कंट्रोल तुमसे छीन लिया जाएगा, बहुत ही जल्द टीम भेजी जा रही है। -4 से +4 गया, -4 से पहले 0 जाएगा, 0 से फिर उसके बाद 4 जाएगा। नंबर लाइन याद है ना, 8 का गैप है यहाँ पे, 8 कितना, 8 हो गया। चलो एक बार इसको आप पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है कर लो, इतना कंप्लीट करो, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। तो देखो नॉर्मेलिटी में जो n फैक्टर यूज होता है उसको हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट करना है ये सीखा। अब एक रिलेशनशिप नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में, आओ देखते हैं क्या। नॉर्मेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। अब इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोलर मास अपॉन n फैक्टर। अपॉन n फैक्टर कहां पे जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा, इनटू n फैक्टर। इतना सारा तो हो गया आपका क्या, ग्राम इक्विवेलेंट। क्या हो गया, ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होता है, मास इंटू n फैक्टर अपॉन मोलर मास। अब इंटू डिनोमिनेटर में वॉल्यूम तो रहेगा ही, इन लीटर। ये हुआ आपके नॉर्मेलिटी का फार्मूला। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इतना अलग कर लूं तो देखो क्या बन रहा है फार्मूला, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू वॉल्यूम इन लीटर। क्या ये मोलैरिटी है, बिल्कुल है। तो नॉर्मेलिटी का एक और फार्मूला क्या आ गया, मोलैरिटी इंटू n फैक्टर, मोलैरिटी इंटू n फैक्टर, याद रखना इसको। तो कितने कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोगों ने डिस्कस किया, मोलैरिटी, मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी, 3 हो गए। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ। देखो नाम से ही पता चल गया, ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ। इसका फार्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर। अगेन अगर मैं क्या करूं, इसमें ऊपर नीचे मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं, मोलर मास से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो फिर से ये वाला मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम क्या बन गया, मोलैरिटी बन गया। तो ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ क्या होता है, मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ध्यान रखना ये चीज। फोर्थ हो गया, फोर्थ दैट इज ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ। फिफ्थ है आपका, फिफ्थ है आपका मास परसेंट, मास परसेंट, जिसको हम लोग परसेंट W/W से भी लिखते हैं। अब यहां से आप सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के लिए कंसंट्रेशन टर्म यूज कर सकते हो। W/W ये होता है आपका मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। परसेंट है तो क्या करेंगे, इंटू 100 कर देंगे। क्रिंज इंटू 100 हो गया।
नेक्स्ट क्या है आपका, अब देखो आप यहाँ पे सॉल्वेंट के लिए भी यूज कर सकते हो, WB अपॉन WA प्लस WB इंटू 100 हो जाएगा। 6 है आपका वॉल्यूम परसेंट, क्या है, वॉल्यूम परसेंट। तो वॉल्यूम परसेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाई परसेंट V बाई V। ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट क्रिंज इंटू 100। सेजम है आपका परसेंट W बाई V, परसेंट W बाई V। ये क्या हो जाएगा, WA अपॉन VA, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला टर्म ये वाला, ठीक। तो कॉपी करो। आज के लेक्चर को हम यहीं पे रोक रहे हैं। हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कंसंट्रेशन टर्म्स। अब मैं चाहूँगा कि आप एक बार पहले इन सारे फार्मूले को बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करो, एक बार प्रैक्टिस कर लो, याद करने की, लिख लो। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अच्छा चलता हूँ घंटा मुझे याद रखना।